साथियों, अब हम ये दूसरे वीडियो में बात कर रहे हैं और आज हम अब इसके आगे जो हमने पहला वीडियो बनाया था उसके आगे की चर्चा हम इस वीडियो में कर रहे हैं। यदि आपने पहले वाला वीडियो नहीं सुना है तो आपसे बहुत विनम्र अपील है कि पहला वाला वीडियो पूरा सुन लें, तभी आपको ये आगे का वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। इसलिए सभी साथियों से विनम्र अपील है कि इसका पहले का वीडियो जरूर सुन लें। साथियों, अब हम इस वीडियो में चर्चा शुरू करते हैं। साथियों, हमने पिछले वीडियो में जहाँ तक बता दिया था आपको, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो बता दी थी, इतिहास के बारे में बता दिया था, अलग अलग चरण सारे समझा दिए थे। अब यहाँ से हम ये बात चालू कर रहे हैं कि ट्रेड यूनियन आंदोलन की शुरुआत कैसे और कहाँ से हुई। ये बहुत ही ये बहुत ही प्रमुख सवाल है और ये सवाल हमारी ट्रेड यूनियन आंदोलन की जो शुरुआती समझ है उसके लिए यहाँ से चर्चा करना जरूरी है। तो साथियों, ट्रेड यूनियन आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई और कहाँ कहाँ से हुई, इसका जो वास्तविक इतिहास है उसके बारे में हम चर्चा शुरू कर रहे हैं। साथियों, आधुनिक ट्रेड यूनियन आंदोलन औद्योगिक क्रांति की उत्पत्ति है। इसकी शुरुआती केंद्र इसका इंग्लैंड था। 16वीं शताब्दी से इस क्रांति की शुरुआत होती है और 18वीं शताब्दी तक यानी 200 सालों में कंपनियों का उत्पादन काफी बड़ा हो जाता है। ये जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, इस क्रांति के बाद ही मजदूर वर्ग और सर्वहारा वर्ग पैदा हुआ और इसी विकास क्रम में आगे चल करके मजदूरों ने, कर्मचारियों ने ट्रेड यूनियन आंदोलन का शुरुआत किया। तो ये ट्रेड यूनियन आंदोलन औद्योगिक क्रांति की उत्पत्ति थी। इस बात को हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना, और ये बहुत पुरानी बात नहीं है। ये 16वीं शताब्दी के आसपास जो ये क्रांति हुई मुख्य रूप से, जैसे ही ये क्रांति आगे बढ़ी, इसी के साथ में कंपनियां बढ़ी और इन्हीं के साथ में मजदूरों की संख्या बढ़ी। तो जिस तरीके से मजदूरों के साथ शोषण, दमन, अत्याचार बढ़ा, तो उन्होंने अपना उसका विरोध भी करना शुरू किया। तो ट्रेड यूनियन आंदोलन का शुरुआत का मुख्य केंद्र क्या है? औद्योगिक क्रांति की उत्पत्ति। इसी इसी औद्योगिक क्रांति की उत्पत्ति से ट्रेड यूनियन आंदोलनों की उत्पत्ति हुई है। आगे साथियों, जिसमें 1765 में हार्ग्रीव ने कताई की मशीन बनाई थी। जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया। टेक्सटाइल मशीन और रुई से बिनौला बीनने की मशीन बनाई गई। इस कई तकनीकी खोजें हुई जिससे सूती उद्योग का विकास हुआ। सबसे पहला जो विकास था वो सूती उद्योग के अंदर हुआ, औद्योगिकीकरण में। इस औद्योगिक क्रांति के दो मुख्य पहलू थे। एक था तकनीकी मशीनें खोजी गई, दूसरा इनका उपयोग किया गया। मशीनें जैसे भाप का इंजन खोजा, भाप के इंजन से फिर जो ये मशीनें चला, टेक्सटाइल की मशीनें थीं, उनको चलाने के लिए भाप का इंजन बनाया। तो मतलब उसका उपयोग किया, तकनीकी को खोजा, फिर उस तकनीकी का उपयोग किया। इस विकास ने राजसत्ता के पुराने सामंती वर्गों की समाप्ति की, नए पूंजीपति वर्गों का उदय हुआ। इन मशीनों ने सर्वहारा वर्ग को पैदा किया, मनुष्यों का को मशीन का सहयोगी बना दिया। इस दमन के खिलाफ 17वीं शताब्दी में कई विद्रोह हुए। और विद्रोह किस तरीके से हुए? कई मशीनों को तोड़ा गया और मशीनों में आग लगा दी गई। जब ये विद्रोह विरोध हुए तो उस समय ये लगा जो मेहनतकश वर्ग थे कि हमारी गुलामी का मुख्य कारण ये मशीनें हैं। तो क्या करते थे? मशीनों को तोड़ देते थे, कंपनियों में आग लगा देते थे। तो इसके खिलाफ जो वहाँ की संसद थी, संसद ने मृत्यु दंड का कानून बनाया कि जो मजदूर इस तरीके से ऐसा करेंगे उसको मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। इस कानून के तहत 1813 में यार्कशायर के 18 मजदूरों को फांसी की सजा दी गई। श्रमिकों पर कई तरीके की क्रूरता करके यह विद्रोह दबाया गया। मतलब जो मजदूरों का विद्रोह चल रहा था, उस विद्रोह को दबाने के लिए बहुत सारी क्रूरता की गई। जैसे ये फांसी देने का कानून बनाया गया जिसमें 18 मजदूरों को एक ही जगह फांसी दी गई। बाकी उस समय कोई फांसी देने का तो था, मार डालते थे मजदूरों को, मरवा देते थे शासक लोग। तो बहुत बड़ी यातना थी उस समय
1752 इंग्लैंड में ट्रेड यूनियन के गठन की शुरुआत होती है। जो जो भी कानून बनते थे वो पूंजीपतियों के पक्ष में ही बनते थे। बहुत बार ये समझना है, श्रम कानूनों की एक समझ और है, हम सोचते हैं कि जितने कानून बने हैं ये श्रमिकों के लिए बने हैं, मगर शुरुआती दौर में हम ये देखते हैं कि ये श्रमिकों से मालिकों की सुरक्षा के लिए बनते थे, कि श्रमिकों को इन कानूनों से कंट्रोल किया जा सके। यानी जो श्रम कानून बनते थे, उन श्रम कानून बनते इसलिए थे कि ये मजदूरों को कंट्रोल में रख सकें। 1794 में कई कानूनों को निरस्त करके ट्रेड यूनियन बनाने का पर पूर्ण पाबंदी लगा दी थी। ट्रेड यूनियन बनाने पर भी पाबंदी लगाई गई 1794 में। निरंतर हड़तालें और संघर्ष चलते रहे। 1824 में यह प्रतिबंध वापस ले लिया गया। इसी समय में बहुत सारी ट्रेड यूनियन बनी। 1836 में लंदन में द वर्किंग मैन एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1838 में एक राजनीतिक सुधार पत्रक जारी किया गया। इसमें 6 मांगें थीं। 1848 में कुछ सुधारों के साथ सुधारवादी आंदोलन समाप्त हुए। ये एक चरण था आंदोलनों का, जहाँ से ट्रेड यूनियनों का शुरुआत हुआ दुनिया में। और इस तरीके से ट्रेड यूनियन पहले प्रतिबंध लगाया, फिर प्रतिबंध हटाया, फिर वहाँ से यूनियन, ये निरंतर संघर्षों का परिणाम है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें परिवर्तित हुई। 1848 में एक खास घटना हुई जिसको ध्यान रखना है। कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जारी किया। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में क्या था? सर्वहारा वर्ग के राजसत्ता का दर्शन, कि सर्वहारा वर्ग है, जो मेहनतकश वर्ग है, मजदूर वर्ग है, वो अपना राजसत्ता कायम कर सकता है, जिसको समाजवाद कहा गया। यहाँ से मेहनतकश वर्ग के सामने उनकी राजनीतिक दिशा बिल्कुल स्पष्ट रूप से आ गई। यहाँ से सर्वहारा वर्ग समाजवादी क्रांति के लिए आगे बढ़ने लगा। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में बहुत ही अच्छी तरीके से मार्क्स ने, एंगल्स ने दुनिया को समझाया कि दुनिया के अंदर मजदूरों का, मेहनतकश वर्ग की राजसत्ता कायम की जा सकती है, और यही राजसत्ता सर्वहारा वर्ग यानी जो मेहनतकश वर्ग है उसकी मुक्ति का रास्ता बनेगी। यही राजसत्ता सर्वहारा वर्ग की मुक्ति करेगी। इसी राजसत्ता से सर्वहारा वर्ग की मुक्ति होगी। पूंजीवादी व्यवस्था में सर्वहारा वर्ग की मुक्ति नहीं हो सकती। पूंजीवाद के क्या क्या विकृतियां हैं, इनको बहुत ही अच्छी तरीके से कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में समझाया गया। आप लोग भी कम्युनिस्ट घोषणा पत्र पढ़ सकते हैं अगर जिसको इच्छा हो, क्योंकि ऐसा दस्तावेज है जिसमें मेहनतकश वर्ग, सर्वहारा वर्ग का राजसत्ता कायम करने का दर्शन दुनिया में पहली बार आया था। ये बात भी ध्यान रखना है। इतने अतीत से, कबीलाई व्यवस्था से लेकर के अभी तक बहुत सारे विचारक हुए, दार्शनिक हुए, मगर कार्ल मार्क्स, इस विकास क्रम में कार्ल मार्क्स ऐसे पहले दार्शनिक थे जिन्होंने ये कहा कि आम जनता का, जो शोषित पीड़ित वर्ग है, उसकी राजसत्ता कायम हो सकती है, और वो राजसत्ता कायम करके अपनी मुक्ति कर सकता है, और आम जनता की मुक्ति का दर्शन दिया, और एक पूरा राजनीतिक दर्शन दिया, पूरा एक स्ट्रक्चर बताया किस तरीके से राजनीति कायम होगी, कैसे नीति बनेगी, क्या होगा, पूरा स्ट्रक्चर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में। और बाकी आगे विकास क्रम में बहुत सारी जानकारियां हैं जिसको आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ कि 1818 से 2 विचारधाराएं सामने आ गई। एक तो पूंजीवादी व्यवस्था थी, जो पूंजीपतियों का कब्जा करवा करके मजदूर वर्ग का शोषण करके पूरे एक सिद्धांत के लेके चल रही थी, जिसको मैंने पिछले वीडियो में बहुत विस्तारित तरीके से समझाया है। और इस वाले जो दूसरा जो समाजवाद का दर्शन दिया कार्ल मार्क्स ने, इससे आम जनता की मुक्ति का रास्ता बताया। इससे साथियों 2 तरीके की विचारधाराएं पैदा हो गई, एक पूंजीवादी विचारधारा, दूसरी समाजवादी विचारधारा। समाजवादी विचारधारा एक्चुअल आम जनता का दर्शन था, मेहनतकश वर्ग का दर्शन था। इसलिए दुनिया के मेहनतकश वर्ग ने इस दर्शन के साथ मिलकर के बहुत सारी जगह क्रांतियां हुई, बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए। मेहनतकश वर्ग पूरी दुनिया में पूरी पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने की तरफ बढ़ गया। तो
जब इसके बाद क्या हुआ, मालिकों को ये लगा कि ये तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, ये तो पूरे दुनिया के अंदर समाजवादी क्रांति हो जाएंगी, पूरी दुनिया से पूंजीवादी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। पर उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र किए, जिसके बारे में हम अभी यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, अलग अलग वीडियो में हमने चर्चा की है, थोड़ा बहुत हम आपको बताएंगे। तो इस समय को समझना है। इस पूरी ताकत जो थी, मजदूरों की जो ताकत बनाने में, मेहनत कश वर्ग की ताकत को पैदा करने में मुख्य रूप से कार्ल मार्क्स का दर्शन प्रमुख कारक है। इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखना। इसलिए ये कहते हैं कि कार्ल मार्क्स का जो दर्शन है वही मेहनत कश वर्ग का दर्शन है, वही आम जनता का दर्शन है। इन तथ्यों को अच्छी तरीके से दिमाग में रखना है। इसके आगे ट्रेड यूनियनों के संघर्षों ने मालिकों से सामूहिक सौदाबाजी के तरीके को विकसित कर लिया था। सामूहिक सौदेबाजी क्या है? सब मिलकर के अपनी मांगे रखेंगे मालिक के सामने, मालिक उस मांगों पर विचार करके उसमें से कुछ मांगों को मानेगा, कुछ मांगों को नहीं भी मानेगा, मगर एक चर्चा करके एक एग्रीमेंट होगा, जिसको हम आज की तारीख में एग्रीमेंट कहते हैं। बहुत सारी यूनियनें एग्रीमेंट करती हैं कारखानों के अंदर, मालिक और मजदूर यूनियनें बैठती हैं, फिर एक एग्रीमेंट करती हैं। उस एग्रीमेंट के आधार पर पूरा मजदूर का पेमेंट, तनख्वाह, सुख सुविधाएं बढ़ती हैं। तो इसको कहते हैं सामूहिक सौदेबाजी। अब ये सामूहिक सौदेबाजी वैसे खत्म कर रही है नरेंद्र मोदी की सरकार। आने वाले समय में कुछ सालों बाद इस सामूहिक सौदेबाजी का जो अधिकार हासिल किया था पुराने जमाने में हमारे जो पूर्वज हैं, इस अधिकार को भी इस सरकार ने छीनने के सारे रास्ते बना दिए हैं। तो सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार इस तरीके से हमने हासिल किया, जिसको हम एग्रीमेंट कहते हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि एग्रीमेंट उनको नसीब किस्मत से मिल रहा है, भगवान ने दिया है। इस गलतफहमी से बाहर निकल जाना। इस सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार मजदूर को, जो भी अभी आज की तारीख में कानून है, परमानेंट का अधिकार है, एग्रीमेंट का अधिकार है, इस सारे कार्ल मार्क्स के दर्शन के बाद आए हैं। और कार्ल मार्क्स के दर्शन के विचार से दुनिया में मजदूरों ने संघर्ष किया, उसी संघर्षों से ये सारे श्रम कानून बने थे। ये सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार बना था, हड़ताल का अधिकार बना था, श्रम कानून बने थे, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ये किसी भगवान ने, किसी तीसरी शक्ति ने हमारी नसीब किस्मत से पैदा नहीं हुआ है। इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखना। हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, हजारों मजदूरों ने अपनी जानें गंवाई हैं, ये सब पाने के लिए, जिसकी वजह से आज के जो परमानेंट लोग हैं, सरकारी विभागों में परमानेंट हैं, ये जो आज हमको मिल रहा सुख सुविधा, ये सुख सुविधाओं का कारण वो हजारों लोगों की कुर्बानी है, शहीदी है, जिन्होंने लड़ करके इन कानूनों को बनवाया। तो इस बात को भी अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो इस समय क्या था? हड़ताल ही प्रमुख टूल था। हड़ताल एक हमेशा मजदूर का प्रमुख टूल रहा है, जिससे उसने हमेशा अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ी है। 1864 में लंदन में पहली बार विभिन्न देशों के मजदूर नेताओं की पहली बैठक हुई। एक संगठन बना जिसका नाम था इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन। दुनिया के मजदूरों एक हो के नारे के साथ शुरुआत हुई। इस बैठक में कार्ल मार्क्स भी शामिल हुए थे। जो कार्ल मार्क्स ने दर्शन दिया था, इन्हीं ने ये संगठन बनवाया और संगठन के अंदर वो शामिल थे। उसी संगठन में नारा दिया गया कि दुनिया के मजदूरों एक हो। 1867-68 में कई कानूनों में संशोधन कराकर इंग्लैंड का ट्रेड यूनियन आंदोलन आगे बढ़ा। अमेरिका का ट्रेड यूनियन आंदोलन भी उसी तरीके से आगे बढ़ा। ये हमको ध्यान रखना है। अमेरिका के आज़ाद होते ही वहाँ की सत्ता सीधी पूंजीपतियों के हाथ में आ गई थी। पूंजीपतियों ने बहुत तेजी से विकास किया और उसी तरीके से दर्दनाक तरीके से अमानवीय शोषण था मजदूरों का। तो अमेरिका में भी बहुत सारी हड़तालें हो रही थी। अमेरिका में सबसे बड़ी जो, अमेरिका शायद पूरी दुनिया में ये मांग थी कि काम के घंटे निर्धारित हों, जीवन जीने के संसाधनों को जुटाने लायक वेतन मिले। काम के घंटे के लिए यूनियनों ने नारा दिया, 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे परिवार के लिए, परिवार और समाज के लिए। इस मांग पर श्रमिकों की बड़ी एकता बनी और बड़े बड़े आंदोलन हुए दुनिया में। 1886 में शिकागो की घटना ने मेहनतकश वर्ग के अंदर एक बड़ा गुस्सा पैदा किया और इस पूरे दुनिया में जो बड़े आंदोलन एक तरीके से हुए, पूरे दुनिया के पूंजीपति दबाव में आए और उन्होंने इस मांग को माना। काम के घंटे तय हुए,
8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे परिवार के लिए पूरे दुनिया में इस बात को लागू किया गया। इसी घटना के साथ 1 मई मजदूर दिवस मनाने का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, जिसको हम आज मई दिवस के रूप में मनाते हैं। और मई दिवस पर हम इन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियां देकर के, अपनी जान देकर के इस ट्रेड यूनियन आंदोलन को खड़ा किया। ये 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे परिवार समाज के लिए ऐसे कानून पूरी दुनिया में इस तरीके के कानूनों को बनाने में अपनी कुर्बानी दी। तो ऐसे सारे हम मई दिवस पर इन सारे शहीदों को याद करते हैं। वो उनके द्वारा बनाए हुए कानूनों को बचाने के लिए और आगे अपनी मेहनत कश वर्ग की हितों की सुरक्षा करने का संकल्प हम मई दिवस पर लेते हैं। मगर बहुत ही दुख के साथ मैं कह रहा हूँ कि आज हमारे देश के अंदर भी मजदूर दिवस को मजदूर उस रूप में नहीं मानता। बहुत सारी विकृतियां आ गई हैं, जो इसी यही कारण है कि मजदूर अपने जो बुनियादी अधिकार हैं उसकी समझ भी मजदूरों की कमजोर हो गई है, बहुत कमजोर हो गई है, बहुत जगह तो खत्म ही हो गई है। इसका कारण क्या है, आगे हम बात करेंगे। तो मई दिवस मनाने का कॉन्सेप्ट शुरू होता है शहीदों को याद करते हुए, अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने और नई मांगों को मनवाने के संकल्प के साथ पूरे दुनिया में मजदूर दिवस मनाने लगे। मजदूरों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने। इस प्रकार से पूरी दुनिया में ट्रेड यूनियन आंदोलन का विकास होता है। मेहनत कश वर्ग की वैचारिक एकता और राजनीतिक चेतना का आधार क्या था? कार्ल मार्क्स का दर्शन था। इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। हमारे देश में ट्रेड यूनियन आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से शुरुआत हुई? हमारे देश में ट्रेड यूनियन आंदोलन थोड़ी देर से शुरू हुआ। हमारे देश में भी बहुत ही अमानवीय शोषण के साथ शुरू हुआ। जो औद्योगिक क्रांति हुई या जो औद्योगिकीकरण शुरू हुआ 1885 के आसपास ये शुरू होता है, जो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरकर आज हमारे सामने है। इतिहास में कई तरीके के उतार चढ़ाव रहे हैं। इसी से धनाढ्यों की क्रूरता का विरोध और विद्रोह भी दिखते हैं। हड़ताल प्रमुख हथियार के रूप में हमेशा रही है। ट्रेड यूनियन का पूरा इतिहास क्या है? ट्रेड यूनियन कहाँ से पैदा हो गई? ट्रेड यूनियन आंदोलन कब से शुरू हुआ? इस ट्रेड यूनियन आंदोलन को किसने शुरू किया? ये ट्रेड यूनियन आंदोलन किस विचारधारा से निकला? ट्रेड यूनियन अधिकार कैसे हासिल किए गए? कैसे ट्रेड यूनियन अधिकारों को छीन लिया गया? ये सामूहिक सौदेबाजी एग्रीमेंट का अधिकार कैसे मिला? ये परमानेंट नौकरी का अधिकार कैसे मिला? क्या अब नौजवान पीढ़ी को स्थायी नौकरी मिलेगी? क्या ट्रेड यूनियनों को कोई राजनीतिक समझ होती है? क्या ट्रेड यूनियनों की कोई राजनीतिक समझ होती है? इन सभी पक्षों को समझने की हम साथी आगे कोशिश करेंगे। कुछ तो समझा चुके हैं, पहले वाली वीडियो में बहुत कुछ समझा चुके हैं, उसको जरूर सुन लें। भारत के अंदर साथियों 1787 में प्लासी युद्ध होता है। अंग्रेज आए थे, जैसे ही अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजों ने कब्जा शुरू किया हमारे देश पर। 1787 में प्लासी युद्ध हुआ, अंग्रेजों ने कब्जा करना शुरू किया, यहाँ से धन लूट कर इंग्लैंड ले जाने लगे। 1757 से 1812 तक 55 सालों में 10 करोड़ पाउंड से अधिक धन भारत से एकत्रित किया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों की लूट का ये बहुत बड़ा अमाउंट है। इंग्लैंड के पूंजीपतियों ने भारत के बाजारों को खोलने के लिए इंग्लैंड की सरकार पर दबाव बनाया। 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को खत्म कर दिया गया। 1813 में व्यापारिक जो एक अधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको खत्म किया। इंग्लैंड की सरकार ने मुक्त व्यापार के द्वार खोले, यानी मुक्त बाजार के नाम से भारत का बाजार खोला। 1813 के बाद इंग्लैंड के पूंजीपतियों का माल भारत के बाजारों में बिकने लगा और भारत से कच्चा माल ले जाने लगे। मतलब यहाँ से निजी पूंजीपतियों की एंट्री हमारे देश के अंदर हो जाती है। भारत के बाजार पर इंग्लैंड के पूंजीपतियों का कब्जा हो गया। इससे भारत का परंपरागत व्यापार चौपट हो गया। इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि जब भारत में वहाँ के पूंजीपति आए तो पूंजीपतियों ने सबसे पहले यहाँ का जो परंपरागत व्यापार था उसको चौपट किया। ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड के पूंजीपतियों के सामान पर छूट दी और भारत से ब्रिटेन जाने वाले सामान पर 70 से 80% ड्यूटी लगा दी। कुल मिलाकर भारत का परंपरागत बाजार नष्ट कर दिया।
इंग्लैंड के पूंजीपतियों का कब्जा करवा दिया गया। ये बहुत ही साजिश और षड्यंत्र के साथ हमारे देश के व्यापार को बर्बाद किया अंग्रेजों ने, और उन्होंने अपने बाजार का कब्जा किया। भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत 1850 से 1900 के बीच रेलवे को चलाने के साथ होती है। फिर रेलवे के लिए कोयले की खोज हुई। 1843 में बंगाल में पहली कोयला कंपनी की शुरुआत होती है। इसी समय में चाय बागानों का विकास हुआ। 1839 में चाय की पहली ब्रिटिश कंपनी असम टी की स्थापना हुई। इसी समय में जूट की खोज हुई और 1854 में कोलकाता के पास पहली जूट कंपनी की स्थापना हुई। 1886 में इंडियन जूट एसोसिएशन का गठन हुआ। इसी विकास में सूती मिलों का विकास हुआ। 1818 में कोलकाता में पहली सूती मिल की स्थापना हुई। 1854 में मुंबई में सूती मिल लगी। 1800 से 1858 1880 तक 58 सूतें मिली हो गई थी। 1880 तक 58 सूती मिलें थी पूरे देश के अंदर। इन सारे उद्योगों में ब्रिटिश पूंजीपतियों ने भारी पूंजी लगाई थी। भारतीय पूंजीपतियों ने भी कई कारखाने खोले। 1906 के स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय पूंजीपतियों को बड़ा मौका दिया। इसके बाद भारतीय सूती मिलों की संख्या एकदम बढ़ती गई। ये इन चारों क्षेत्रों में हजारों लोगों को नौकरी मिली। भारत के मजदूर वर्ग की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ। ये विकास क्रम को समझते जाना, संक्षिप्त में मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 25 सितंबर 1890 में भारत सरकार ने औद्योगिक मजदूर आयोग बनाया। इस आयोग की सिफारिश से 1891 में फैक्ट्री एक्ट बना। इस अधिनियम में मुख्य रूप से काम के घंटे निर्धारित किए गए थे। 9 से 14 साल के बच्चों को प्रतिदिन 9 घंटे, देखो 9 साल से 14 साल तक के बच्चे काम करते थे, पहले महिलाएं काम करती थी। बहुत अमानवीय दुर्दशा थी। इससे आपको एक परिदृश्य दिमाग में आएगा कि किस तरीके का माहौल था उस समय। 9 से 14 साल के बच्चों को प्रतिदिन 9 घंटे, महिला मजदूरों को प्रतिदिन 11 घंटे, दोपहर में आधा घंटे का अवकाश, सप्ताह में एक दिन की छुट्टी। इसमें पुरुषों के काम के घंटे तय नहीं किए गए थे। ये कब एक्ट बना था? 1891 में। उसके बाद 1911 में भारतीय औद्योगिक अधिनियम बना, जिसमें सूती कपड़ा मिलों में पुरुषों के लिए 12 घंटे का कार्य दिवस तय किया गया। 12 घंटे का ड्यूटी होगा। भारत में पहली औद्योगिक हड़ताल 1862 में रेलवे कर्मचारियों ने की थी। इसमें 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग की गई थी। अब देखो समझो, वहाँ पहले अमेरिका में भी वही मांग चल रही थी और वही मांग भारत देश में भी चल रही थी। 1886 में वहाँ हुआ। 1862 में यहाँ रेलवे कर्मचारी 8 घंटे की काम को लेकर की मांग कर रहे हैं। यहाँ से औद्योगिक हड़तालों का दौर शुरू होता है। 1880 में अनेकों बड़ी हड़तालें हुई। यहाँ से मजदूरों ने संगठित संघर्ष शुरू किए। 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का गठन होता है। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक AITUC का गठन होता है। यह भारतीय मजदूरों का पहला राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन संगठन था। इस ट्रेड यूनियन में सभी धाराओं के लोग शामिल थे, जिसमें देश की सभी बड़ी हस्तियां शामिल हुई। ये ट्रेड यूनियन आज भी ट्रेड यूनियन ये हमारे देश में है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक के नाम से जानते हैं इसको। 1926 में ट्रेड यूनियन अधिनियम बनता है हमारे देश के अंदर। इस अधिनियम में ट्रेड यूनियन के बड़े स्वरूप को कानून में बांधकर कंट्रोल करने की कोशिश की गई। जो ये आंदोलन होते थे, हड़तालें होती थी, उसको समेट करके ये 1926 का कानून बना। संघर्षों का दौर निरंतर जारी रहा। 1921 से 1929 तक 201 हड़तालें हुई। 1927 में भारत में संगठित रूप से मई दिवस मनाने की शुरुआत होती है। 1886 में अमेरिका में शुरू हुआ। 1927 में भारत में संगठित रूप से मई दिवस को मनाने की शुरुआत हुई। यह वैचारिक टकराव 1947 में स्पष्ट तरीके से हो गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटक का जन्म हुआ। यह कांग्रेस की विचारधारा की ट्रेड यूनियन थी। साथियों ध्यान रखना यहाँ कि ये जो ट्रेड यूनियन थी, जो पहली ट्रेड यूनियन थी, एटक के नाम से थी, ये एक्चुअल जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है, मजदूर वर्ग की जो विचारधारा है,
उसके साथ जुड़ी हुई ट्रेड यूनियन थी। तो पहले तो सभी लोग शामिल हुए उसमें, मगर जैसे धीरे धीरे विचारधारा स्पष्ट होती गई, वैसे ही वैचारिक टकराव होने लगे। और क्योंकि कांग्रेस एक्चुअल पूंजीवादी पूंजीपतियों के साथ थी, राजा महाराजाओं के साथ थी, तो मजदूरों की जो हड़तालें थी, लड़ाई होती थी, उससे जो जो एटक का जो रुख था, उससे कांग्रेस सहमत नहीं थी। इसलिए कांग्रेस ने अपना अलग तरीका, अलग संगठन बनाया। और फिर देखते हैं कि अब हर विचारधारा ने अपना अलग अलग मजदूर संगठन बनाए। जो सोशलिस्ट थे उन्होंने 24 दिसंबर 1848, सोशलिस्ट कौन, जो समाजवादी थे, उन्होंने हिंद मजदूर सभा का गठन किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1955 में भारतीय मजदूर संघ का निर्माण किया। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू का निर्माण हुआ, जिसका स्थापना सम्मेलन कलकत्ता में 28 से 30 मई 1970 में संपन्न हुआ। इस प्रकार से भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन अलग अलग विचारों के हिसाब से कई हिस्सों में बढ़ गया, और भी कई ट्रेड यूनियनें बनी, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। शुरुआत में काम के घंटे कितने थे, 8 घंटे का अधिकार कैसे हासिल किया, कैसे इसको छीन लिया, दो चीजें अभी आगे हम जो चर्चा करेंगे। 8 घंटे का अधिकार कैसे हासिल किया और कैसे छीन लिया। पहले क्या परिस्थिति थी, काम के घंटे बहुत बड़े समय तक सुनिश्चित नहीं रहे, कोई टाइम नहीं था काम करने का। सुबह होता था, उजाला होता था तो काम पे जाते थे, और रात को 9 बजे 10 बजे तक काम से वापस आते थे। सुबह 5 बजे से रात को 9 बजे, 9 से 10 बजे तक काम करना नॉर्मल था। पूरी दुनिया में काम के घंटे निश्चित कराने की मांग ने दुनिया की ट्रेड यूनियनों को एक साथ खड़ा किया। 1886 की शिकागो शहर के आंदोलन ने काम के घंटे की मांग को और ज़्यादा मजबूत किया। अंततः 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे परिवार और समाज के लिए इस फार्मूले पर दुनिया भर में सहमति बनी। हमारे देश के इतिहास में भी काम के घंटे सुनिश्चित नहीं थे। सुबह 5 बजे से रात को 9 से 10 बजे तक काम करना आम बात थी। 1908 में भारतीय श्रम आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अहमदाबाद में और मुंबई में औसतन 12 घंटे का समय था। बिना बिजली वाले कारखानों में 14 घंटे का समय था। मतलब एक दिन में 12 घंटे काम करना, और जहाँ बिजली नहीं है उसमें एक दिन में 14 घंटे काम करना, ये टाइम था हमारे देश में। 1908 की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। आगरा और अमृतसर में 13 घंटे 40 मिनट था ये टाइम। बिना बिजली वाले कारखानों में 15 घंटे 15 मिनट था। जूट मिलों में 15 से 16 घंटे रोजाना था। सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक कारखाने चलते थे। बिनौला निकालने वाले कारखानों में 17 से 18 घंटे रोजाना काम करते थे लोग। प्रेस में काम करने वाले 22 घंटे प्रतिदिन काम करते थे, वहीं करते थे, वहीं सो लिया तो सो लिया, जितना सो लिया। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को 10 से 14 घंटे काम करना पड़ता था। महिला पूरे सप्ताह में दिन रात काम करती थी। ये 1908 के समय की परिस्थिति है। आजादी के आंदोलन के समय 1947-48 में 8 घंटे कानूनी रूप से तय हुए। हमारे देश में 8 घंटे का कानून कब बना? 1947 और 48 में, आजादी के पहले, आजादी के जस्ट पहले। 8 घंटे से ज्यादा काम करने को ओवर टाइम कहा जाने लगा, जिसका भुगतान दुगनी दर से करना पड़ता था। 1996 के बाद अभी एक परिस्थिति वो थी जिस परिस्थिति में ये सारी चीजें हुई। 1996 का श्रम कानून को कमजोर करना शुरू किया। काम के घंटे अनियमित किए जाने लगे। स्थायी नौकरी की भर्ती कम हो गई। सरकार ने श्रम कानून को कमजोर किया। मतलब 1996 के बाद परिस्थिति बदली है। वो क्यों बदली है आगे हम अभी चर्चा करेंगे। 2014 के बाद पूरे श्रम कानून को खत्म करने की मुहिम शुरू होती है। वर्तमान तक स्थायी भर्ती बंद हो चुकी है। नौकरी की सुरक्षा खत्म कर दी गई है। नौकरी से भगाने का डर दिखाकर 10 से 12 घंटे काम करवाया जा रहा है। मैनेजर स्टाफ हर कारखाने में रोजाना 10 से 12 घंटे काम कर रहे हैं। कई संडे को भी काम करते हैं। अधिकतर कारखानों में डबल ओवर टाइम का भुगतान बंद हो गया है। आज श्रमिक लगभग 80% कारखानों में 12-12 घंटे की शिफ्टों में काम कर रहे हैं। कुछ ज़्यादा पैसे मिल सकें उसके लिए श्रमिक लगातार 2 शिफ्ट में यानी 16 घंटे भी काम कर रहे हैं। ऐसे श्रमिकों की संख्या बहुत बड़ी हो गई है। कई कारखानों में श्रमिकों को न्यूनतम वेतन से नीचे वेतन दिया जा रहा है, जो अधिकतर बड़े बड़े कारखाने में भी केवल न्यूनतम वेतन पर ही श्रमिकों से काम करवा रहे हैं। स्थायी नौकरी की अनिवार्यता खत्म करने के बाद बिल्कुल गुलामों जैसी परिस्थिति बन गई है। सरकार और सरकार के सभी विभाग श्रमिकों के शोषण पर चुप हैं। केंद्र की भाजपा सरकार ने मेहनत कश वर्ग को 150 साल पीछे पहुंचा दिया है। 150 साल की पहले की यातना आज फिर से दोबारा शुरू हो गई है।
काम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं, वेतन और मजदूरी कम की जा रही है, शोषण के नए नए हथियार विकसित किए गए हैं। तो ये साथियों एक काम के घंटे का एक पूरा विकास क्रम है। कैसे कुछ नहीं था, फिर लड़के पैदा किया, फिर 1996 के बाद फिर से वापस छीनने की मुहिम चलती है, जिस मुहिम में आज हम पाते हैं कि मैक्सिमम चीज़ों को छीन लिया गया है। स्थायी नौकरी को छीन लिया गया है, सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को छीन लिया है, ओवर टाइम के अधिकार को छीन लिया गया है, 10 से 12 घंटे नॉर्मल काम हो गया है, और बहुत जगह तो 2-2 शिफ्टों में लोग काम कर रहे हैं, 16-16 घंटे काम कर रहे हैं, और सब न्यूनतम वेतन पे आ गए। मतलब दोबारा दुर्दशा पे हम वहीं 150 साल पीछे चले गए हैं। अब हम वेतन के बारे में बात कर लेते हैं। वेतन के रूप में कितना रुपया मिलता था, बच्चे महिला युवाओं के वेतन की क्या स्थिति थी। औद्योगिक क्रांति के बाद पूरी दुनिया में ना तो काम के घंटे ना ही वेतन कहीं सुनिश्चित नहीं था, सब कुछ मालिक की मर्जी पर निर्भर था। शुरुआती ट्रेड यूनियन आंदोलन की यही प्रमुख मांगें थीं। जब वेतन सुनिश्चित करने की मांग उठी तब न्यूनतम वेतन की समझ सामने आई, जिसमें कहा गया कि काम के बदले इतना वेतन तो दीजिए ताकि श्रमिक स्वयं को जीवित रख सके। इसके लिए उसके जीवन में लगने वाली न्यूनतम जरूरतों को जोड़कर न्यूनतम वेतन बनाया गया। हमारे देश में आज़ादी के आंदोलन के समय में न्यूनतम वेतन का फार्मूला बना। इसी न्यूनतम वेतन ने श्रमिकों के जीवन स्तर को न्यूनतम स्तर पर बनाए रखा। दुनिया भर में मेहनतकश वर्ग ने अकूत संपत्ति पैदा की। इस संपत्ति के मालिक पूंजीपति बने, मगर श्रमिकों का जीवन स्तर हमेशा न्यूनतम पर ही रहा है। आज भी हमारे पूरे देश में 80% श्रमिक न्यूनतम वेतन पर और न्यूनतम वेतन से नीचे ही काम कर रहे हैं। फेयर वेज की सरकार बात ही नहीं करती है। इस दोनों तथ्यों को साथ ही अच्छी तरीके से समझना है। जब ये परिस्थिति थी कि कुछ तय नहीं था, तब ये आंदोलन था कि काम इतना तो वेतन तय करो कि कम से कम आदमी जितना जिंदा रहने के लिए खर्चा लग रहा है उतना उसको वेतन वेतन तो न्यूनतम वेतन बना। मगर ये उस समय की परिस्थिति के लिए था। जैसी समाज का विकास बढ़ेगा वैसी स्थायी नौकरी और श्रमिकों का वेतन बढ़ेगा, ये समझ थी। न्यूनतम वेतन एक किसी समय काल के लिए था, मगर न्यूनतम वेतन जैसे ही बना, हमारे देश की सरकारों ने, दुनिया की सरकारों ने इस न्यूनतम वेतन को कानूनी रूप मान लिया और न्यूनतम वेतन पर ही मजदूरों को नौकरी देने लगे। इसमें खाली जो महंगाई भत्ता थोड़ा बहुत आता था, नाम मात्र का महंगाई भत्ता बढ़ाते रहे। जो फार्मूला बने थे उस हिसाब से भी न्यूनतम वेतन को सरकारों ने नहीं बढ़ाया। इसका परिणाम क्या निकला कि देश ने खूब विकास किया, खूब संपत्ति कमाई, मेहनतकशों ने, सरवारा वर्ग ने, मजदूरों ने खूब पैसा पैदा किया, मगर उस पैसा का मालिक कौन बन गया? पूंजीपति बन गया। तो पूंजीपतियों की अकूत संपत्ति हो गई, उनके पास ढेर पूंजी इकट्ठी हो गई, मगर मेहनतकश वर्ग को क्या मिला? न्यूनतम वेतन। इस न्यूनतम वेतन ने मेहनतकश वर्ग की जिंदगी को न्यूनतम पर ला के रख दिया। हमेशा न्यूनतम वेतन मिला तो हमेशा न्यूनतम जितना पैसा मिला उसी हिसाब से जीवन स्तर रहा, तो हमेशा गरीब ही रहा हो। पहले भी गरीब था और न्यूनतम वेतन बनने के बाद आज भी गरीब है, मगर उससे उसके द्वारा पैदा जो पैसा है उससे लोग माला माल हो रहे और बड़े बड़े माला माल हो रहे। फेयर वेज की किसी सरकार ने बात नहीं की, क्योंकि सरकार ने क्यों बात नहीं? क्योंकि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार, हमारे देश के अंदर भी पूंजीवादी सरकार बनी, पूंजीपतियों की सरकार बनी, जिस सरकार का लक्ष्य था पूंजीपतियों के मुनाफे को बनाना। पिछले वीडियो में बहुत विस्तार से समझा चुका हूं। तो इस पूंजीवादी सरकारों ने पूरे देश के मेहनतकश वर्ग को न्यूनतम वेतन पर ला दिया। ये बहुत ही विकट परिस्थिति है, राजनीतिक परिस्थिति, जिसको हमको समझना है। जूट मिलों में स्पिनर को प्रति सप्ताह 1896 में 2.5 रुपये मिलता था, 1900 में 3 रुपये, 1905 में 3.25 रुपये प्रति सप्ताह का वेतन है ये। 1910 में 3.5 रुपये, 1915 में 3 रुपये 48 पैसे, 1920 में 4 रुपये 33 पैसे। अब देखते जाओ, 1887 में मुंबई की सूती मिलों में 15-16 घंटे काम करने के बाद पुरुषों का मासिक वेतन, महीने भर का वेतन 12 रुपये था। महिलाओं का 7 से 9 रुपये था महीने भर का वेतन। बाल मजदूरों को 5 रुपये महीने मिलता था। ये
ये कब की बात है, 1887 के समय की बात है ये। और बिनौला बीनने वाले कारखानों में जो 1885 में सुबह 4 बजे से काम करते थे रात को 10 बजे तक, उनको 4 से 5 आना यानी 1/4 रुपया प्रतिदिन दिया जाता था। आप समझो कितना कम वेतन था ये। बच्चों की बहुत बड़ी संख्या कारखानों में काम करती थी, जिसमें 5 से 17 वर्ष तक के बच्चे असीमित काम करते थे। 1881 में पहला इंडियन फैक्ट्री एक्ट बना, जिसमें 7 वर्ष के नीचे के बच्चों को प्रतिबंधित किया गया। 7 वर्ष से नीचे के बच्चों, 7 वर्ष से ऊपर के बच्चों को काम करने के लिए छूट दिया। एक्चुअल 1881 फैक्ट्री एक्ट ने छूट दिया। और 8 साल से 14 साल के बच्चों को 9 घंटे रोजाना काम निर्धारित किया गया, 9 घंटे रोजाना काम करेंगे। बिनौला निकालने वाले कारखाने में इस कानून से बाहर थे कि बिनौला वाले कारखाने में वही पुराना रहेगा। 100 से अधिक श्रमिकों वाले कारखानों पर ही यह कानून लागू था। अधिकतर कारखाने इस कानून से बाहर थे। तो जो आज की तारीख में करते हैं वैसे उस समय था। प्रवासी मजदूरों की भयंकर दुर्दशा थी। उनको गुलामों की तरह ही रखा जाता था। मालवाहक जहाज़ों में ठूंस कर भर लाते थे और उनके महिलाओं, बच्चों, युवाओं से रोजाना 12 से 18 घंटे काम करवाते थे। कहीं बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। आज्ञा नहीं मानने पर बेंतों से, कोड़ों से मारा जाता था। बीमार और विकलांगों को से जबरदस्ती काम करवाया जाता था। इनका वेतन 2 से 5 रुपये महीना होता था। 1857 में इनको 2.5 रुपये महीना मजदूरी मिलती थी। इनको भागने की अनुमति नहीं थी। बंदियों की तरह रहने की जगह दी थी। भागते हुए पकड़े जाने पर कोड़ों से पीटा जाता था। पकड़ने वालों को 5 रुपये इनाम दिया जाता था। वह इनाम का पैसा उस मजदूर की मजदूरी से काट लिया जाता था। कई बार कई मजदूरों को इतना मारते थे कि मारते मारते मर जाते थे। ये स्थिति थी हमारे देश की 1857 में। बहुत पुरानी बात नहीं है, इसको हमको अपने दिमाग में समझना है। हड़ताल का अधिकार और सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार कैसे हासिल किया? जब से औद्योगिक क्रांति हुई, श्रमिकों पर असहनीय रूप से शोषण किया गया। कई तरीके की शारीरिक यातना दी गई। यातनाओं में कईयों की मृत्यु हो जाती थी। कोई भी कानून नहीं थे, कोई भी सुरक्षा नहीं थी। उस समय भी हड़ताल ही श्रमिक वर्ग का प्रमुख ताकत थी, जिससे पूंजीपति घबराते थे। हड़तालें करके ही सारे अधिकार मेहनतकश वर्ग ने हासिल किए। इतिहास में भारत में ही हजारों की संख्या में हड़तालें हुई हैं। इन्हीं हड़तालों से सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार हासिल किया है। इसलिए हड़ताल और कामबंदी ही मजदूर वर्ग के प्रमुख हथियार हैं। इन्हीं से वह अपने आप को बचाता है। 1881 से 1896 तक 17 बड़ी हड़तालें हुई। ये हड़तालों का डेटा है, आप पढ़ लीजिए इसको। आखिरी में 1888 से 90 के 1988 से 90 के बीच में 950 हड़तालें हुई और 322 तालाबंदी हुई। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि मजदूर ने कितना संघर्ष किया। उस समय संघर्ष किया जब कोई कानून नहीं था, कोई श्रम कानून नहीं थे, कोई सुरक्षा नहीं थी, पकड़ के मार डालते थे, कोई कुछ नहीं था। तब मजदूर ने इतना तगड़ा संघर्ष किया जिसका डेटा मैंने आपको, वही डेटा केवल उन हड़तालों का जिनका रिकॉर्ड है। इसके अलावा पता नहीं कितनी लड़ाइयाँ हुई, कितनी हड़तालें हुई। ये सब बड़ी बड़ी हड़तालों का रिकॉर्ड है। बाकी जो छोटे मोटे आंदोलन हुए उनका रिकॉर्ड नहीं है। तो ये आंदोलन को दर्शाता है। इसके लिए मैंने ये डेटा लिखा है, जिसको आप स्लाइड में पढ़ सकते हैं। मेहनतकश वर्ग के अधिकार हासिल करने के पीछे कौन सी ताकत थी, बाद में क्या क्या विकृतियां पैदा हुई, इस बात को अच्छी तरीके से दिमाग में बिठाना है कि जो भी अधिकार मिले मजदूरों को, जो मजदूर लड़ा, उसके पीछे वैचारिक जो शक्ति थी मेहनतकश वर्ग के, वो थी कार्ल मार्क्स का दर्शन, जो 1848 में कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के द्वारा दुनिया के सामने जारी किया था, जिसमें समाजवाद की विचारधारा है। इसी विचारधारा ने मेहनतकश वर्ग की मुक्ति का सिद्धांत दिया था। इस विचारधारा की वर्गीय समझ बिल्कुल स्पष्ट थी। मेहनतकश वर्ग की राजसत्ता कायम करके शोषणकारी तंत्र को स्थायी निजात पाने का रास्ता दिखाया था। ये कार्ल मार्क्स के दर्शन का हिस्सा है। इस लक्ष्य को पाने के विकास क्रम में, मतलब ये जो पूरा आइडियोलॉजी था, विचार था, इसमें क्या क्या करना था, जैसे मेहनतकश वर्ग की मुक्ति कैसे होगी, उसके क्या क्या चरण हैं, उसके बारे में क्या था। पहला था मेहनतकश वर्ग की एकता कायम करना है।
वर्गीय समझ समझ विकसित करना है। दो वर्ग हैं, पूंजीपति वर्ग और मेहनतकश वर्ग। मेहनतकश वर्ग की एकता कायम करना, सारे मजदूरों की, कर्मचारियों की एकता कायम करनी है। समाजवादी क्रांति के लिए मजदूर पार्टी का निर्माण करना। फिर क्रांति जो होगी, समाजवादी क्रांति होगी, उसके अंदर जो मजदूरों के वर्गीकरण से मजदूरों के अपने अधिकारों के लिए संघर्षों के दौरान जो लोग नेतृत्व करेंगे, वो सारे लोग मिलके एक पार्टी का निर्माण करेंगे, राजनीतिक पार्टी का निर्माण। क्योंकि क्रांति ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकते हैं, क्रांति एक पार्टी करेगी, राजनीतिक पार्टी करेगी। समाजवादी क्रांति के लिए मजबूत राजनीतिक पार्टी का निर्माण करना होगा। फिर क्रांति करके राजसत्ता को पलटकर समाजवाद कायम करना। फिर धीरे धीरे आर्थिक और सामाजिक समानता कायम करते हुए समता मूलक समाज बनाना। फिर राजसत्ता को चरणबद्ध तरीके से खत्म करके साम्यवाद कायम करना। ये पूरा एक प्रोग्राम था साथियों। इस विचारधारा को हासिल करने के अलग अलग चरण थे। ये जो कार्ल मार्क्स ने पूरी समझाया था कि कैसे मजदूर वर्ग की मुक्ति होगी, शोषण मुक्त समाज की स्थापना कैसे होगी, उसमें क्या क्या करना है, मेहनतकश वर्ग को क्या क्या करना है, उसके अलग अलग चरण बताए गए थे। जैसे पहले चरण में क्या करना, मजदूरों की ट्रेड यूनियनों का निर्माण करना है, मजदूरों की ट्रेड यूनियनों को बनाना है, ट्रेड यूनियनों से मजदूर वर्ग की व्यापक एकता को कायम करना है। मजदूर की व्यापक एकता कैसे कायम होगी कि कारखानों में सारे मजदूर काम कर रहे हैं, उनके ट्रेड यूनियन बना के ट्रेड यूनियनों के साथ सारे मजदूरों को इकट्ठा करना है। ट्रेड यूनियनों के नेतृत्व के अंदर राजनीतिक वैचारिक समझ विकसित करके मजदूर वर्ग की क्रांति का पार्टी का निर्माण करवाना है। इस ट्रेड यूनियन आंदोलन में जो समझदार लोग हैं, जिनको पूरे इस दर्शन की समझ है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो इस ट्रेड यूनियनों के अंदर रह करके जो नेतृत्वकारी साथी हैं उनकी चेतना विकसित करें, राजनीतिक चेतना विकसित करें, वैचारिक चेतना विकसित करें। मार्क्स का जो दर्शन है, समाजवादी क्रांति का जो दर्शन है, उसके बारे में उनकी चेतना को विकसित करें। और जो विकसित दिमाग के जो नेतृत्वकारी लोग हैं, वो लोग मिलकर के मजदूर वर्ग की क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण करेंगे। तो मजदूर वर्ग की पार्टी का, क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण करना है। इस पार्टी से मजदूर वर्ग के नेतृत्व में समाजवादी क्रांति करना है। चौथा चरण, इस पार्टी से क्या करना है, मजदूर वर्ग के नेतृत्व में समाजवादी क्रांति करना है। क्रांति से पूंजीवादी व्यवस्था को पलटकर समाजवाद कायम करना है। समाजवाद से समता मूलक समाज का निर्माण करना है, समानता कायम करना है। यही अवस्था साम्यवाद है। ये अलग अलग चरण थे साथियों, इस पूरे विचारधारा के अलग अलग चरण थे। अब इस चरण में क्या हुआ, कहाँ कहाँ चूक हुई, आगे क्या हुआ, इस विचारधारा का एक हिस्सा तो लागू हो गया। ट्रेड यूनियनें बनी, ट्रेड यूनियनों से एकता बनी, और इस ट्रेड यूनियनों की एकता से मांगें उठी। मजदूरों ने अपनी शोषण की मांगें उठाई, मालिकों से टकराव हुए, बहुत सारे मजदूरों को अधिकार भी मिले। तो ट्रेड यूनियनें बनी और ट्रेड यूनियनों से मजदूर की एकता कायम हुई। एक हिस्सा है ये हिस्सा तो पूरी दुनिया में लागू हुआ। आगे की जो कड़ियां थी उसको काट दिया। क्या गड़बड़ हुई, मजदूर के नेतृत्वकारी साथियों को एक मजबूत पार्टी का गठन करना था, मजबूत राजनीतिक पार्टी का गठन करना था। वो गठन करने वाली कड़ी को काट दिया गया। किसने काटा, ये पूंजीवादी व्यवस्था ने काटा, पूंजीवादी ताकतों ने काटा। इसमें उन्होंने क्या किया, पूंजीवाद ने ट्रेड यूनियन के अंदर के आंदोलनों को कमजोर करने के लिए दो प्रमुख काम करे। जैसे मैंने बताया, जब ये आंदोलन चल रहे थे तो दुनिया में ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया में क्रांति हो जाएगी, पूरी दुनिया से पूंजीवादी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तो दुनिया के पूंजीपति डर गए। दुनिया के पूंजीपतियों ने सोचा यार इसको कैसे रोका जाए। तो आंदोलन इतना तगड़ा था पूरी दुनिया में कि पूंजीपतियों को ये लगा कि इसको रोकना, इसको दमन से इसको कंट्रोल करना ये तो संभव नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले कहा कि जो आपकी मांगे हैं ट्रेड यूनियन की, सारी मांगों को हम स्वीकारते हैं। पूंजीपतियों ने क्या किया, जो भी आपकी मांगे हैं सारी मांगों को हम स्वीकारते हैं।
तो क्या ट्रेड यूनियन की जो भी मांगे थी, कल्याण, वो मांगे क्या थी? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की घोषणा। मतलब पहली जो ट्रेड यूनियन मांगे उठाती हैं, उनकी खुद की मांगे उठाती हैं। तो मजदूरों के चेतना में खुद की मांगे प्राथमिक थी। जैसे हम आज भी देखते हैं कि ट्रेड यूनियनें क्या करती हैं, खुद की मांगे उठाते हैं, राजनीतिक चेतना को नहीं जागृत होने देते हैं। तो उस समय क्या किया, ट्रेड यूनियनों की जो मांगे थी उसको मान ली, वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की घोषणा कर दी। पूंजीपतियों ने क्या कहा, राजसत्ता से कहा कि नहीं भैया आप इसकी घोषणा करो। उनने कहा कि भैया सरकार की जिम्मेदारी है, आपको स्थायी नौकरी मिलेगी, आपको हड़ताल करने का अधिकार मिलेगा, आपको अच्छा सा वेतन मिलेगा, आपको सरकारी स्कूल बनाए जाएंगे बच्चों को पढ़ने के लिए, आपके लिए अस्पताल बनाए जाएंगे, आपको पेंशन की व्यवस्था होगी। ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की घोषणा की। किस दबाव में की? ये कार्ल मार्क्स का दर्शन था इसके पीछे ताकत। कार्ल मार्क्स के दर्शन के कारण से पूरी दुनिया का मजदूर वर्ग आंदोलित हो गया था। उसको रोकने के लिए पूंजीपतियों ने क्या किया, ट्रेड यूनियनों की सारी मांगे मान ली और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की घोषणा कर दी। समाजवादी राज सत्ता कायम करने के विचार से बड़ी संख्या में मजदूरों को अलग कर दिया। उनकी ट्रेड यूनियनों को उनकी निजी मांगों तक सीमित कर दिया। ये था असल गेम। पूंजीपति ये समझते थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको समझ है कि मजदूर को ट्रेड यूनियन खत्म नहीं कराना, मजदूर की मांगे मानो, मजदूर की ट्रेड यूनियनों को मान्यता दो, मजदूर को अधिकार दो, मजदूर को लगे कि वो जीत गया, और इसी पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर उसको सब कुछ मिल गया। तो अब उस इसका मतलब है कि आगे फिर राजसत्ता कायम करने की क्या जरूरत है, मजदूर वर्ग की राजनीतिक पार्टी बनाने की क्या जरूरत है। तो मजदूरों के अंदर इस चेतना को काटा उन्होंने। अब इस चेतना को काटने से क्या कर दिया कि ट्रेड यूनियनों को निजी मांग तक सीमित कर दिया। तो मजदूरों के दिमाग में चढ़ा दिया कि आपकी जो भी मांगे हैं वो हम मानेंगे, फिर आप क्यों आंदोलन करना है, आप फिर क्यों ये करना है। तो उनके दिमाग से जो क्रांति करके आगे का जो चैनल था उसको काट दिया। अब इसके दुष्परिणाम क्या हुए, जिन देशों में अधिकार मिले उनमें बड़ी बड़ी हड़तालें और मजदूरों के प्रदर्शन में कमी आई। आगे उन्हें पूंजीवादी विकास का लाभ मिला। इससे ट्रेड यूनियन आंदोलन का बड़ा हिस्सा अपनी मांगों तक सीमित हो गया। अब कट हो गया। समझ गए ना क्या कट हुआ? यही सबसे बड़ी कमी। दुनिया के लोग सवाल करते हैं कि दुनिया में क्रांति क्यों नहीं हुई, हमारे देश में क्रांति क्यों नहीं हुई। ये कारण है, समझ लो। पूंजीवादी व्यवस्था ने, पूंजीपतियों ने इस पूरे विचार को, ट्रेड यूनियन आंदोलन के विचार को एक जगह से कट कर दिया। उस समय जो समाजवादी व्यवस्था के ताकत के लोग थे, वो इन मजदूरों को, इन ट्रेड यूनियनों को समझाने में सफल नहीं हो पाए। क्यों नहीं सफल हो पाए? क्योंकि इन ट्रेड यूनियनों को की मांगों को पूंजीपतियों ने मान लिया था, सुख सुविधाएं दे दी थी, जिससे मजदूर संतुष्ट हो गए थे। इसलिए उनको लगा कि अब ये समाजवादी क्रांति करना और ये सब करने की जरूरत नहीं है। दिमाग से काटा, दिमाग से। तो क्या हो गया, अपनी मांगों तक ट्रेड यूनियन सीमित हो गई। जैसे ही मजदूरों को तमाम अधिकार मिले, श्रम कानूनों को लागू किया, तो बड़ी संख्या में मेहनतकश वर्ग संतुष्ट सा हो गया। उसके व्यक्तिगत जीवन में भारी बदलाव आया। इस परिस्थिति ने उसकी चेतना में क्रांति के विचारों को कमजोर कर दिया, कट हो गया। मतलब अब व्यक्तिगत जीवन में जो पूंजीवादी विकास का फायदा उसको मिला, नौकरी परमानेंट हो गई, गाड़ी, सुविधाएं, घर, मकान सब मिला। जैसे जो आजकल भी जो परमानेंट लोग हैं, वो कहाँ कार्ल मार्क्स के विचार, समाजवादी क्रांति व्यवस्था को बदलने की बात तो करते नहीं है, क्योंकि उनको तो लगता हमें तो सब कुछ मिल गया। इसी कमजोरी का फायदा उठा करके पूंजीपतियों ने इस पूरे आंदोलन को क्रैश किया। यूरोप के पूंजीपतियों ने अपने अपने देश के मजदूरों को सुविधाएं देकर बड़े हिस्से को संतुष्ट कर लिया, और यह मेहनत कश वर्ग वैचारिक रूप से पूंजीपति वर्ग का हिस्सा बन गया। इसलिए यूरोप के देशों में बाद में समाजवादी क्रांतियां नहीं हुई और पूंजीवाद का तेजी से विकास हुआ। क्यों नहीं हुई क्रांतियां? कार्ल मार्क्स जो सोच रहे थे उनका समझ अलग था। उन्होंने कहा था सबसे पहले जहाँ औद्योगिक क्रांति का विकास हो रहा है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, यूरोप के देशों में सबसे पहले क्रांतियां होंगी, मगर सबसे ज़्यादा पहले क्रांतियां यूरोप के देशों में, कुछ देशों में नहीं हुई। उसका कारण ये था कि वैचारिक रूप से पूंजीपतियों ने कट काट कर दिया, एक तरफ से मजदूरों को संतुष्ट कर दिया और उनको राजनीतिक चेतना से अलग कर दिया।
पूंजीपतियों ने स्वयं नई नई ट्रेड यूनियनों का निर्माण करवाया। एक तो वामपंथी यूनियन थी, लाल झंडे की यूनियन थी, मजदूरों की ट्रेड यूनियन थी जो कार्ल मार्क्स के विचारों से चलती थी, लाल झंडा लेकर चलती थी। उनकी जगह पर पे पूंजीपतियों ने खुद निजी ट्रेड यूनियनें बनवाई अपने लोगों से, और इन ट्रेड यूनियनों का लक्ष्य केवल मजदूरों के मुद्दों को सुलझाना बना दिया। तो उसके अलावा आगे सोचने नहीं दिया। बाद के विकास क्रम में हर एक पूंजीवादी राजनीतिक पार्टी ने अलग अलग ट्रेड यूनियन मोर्चा बना लिए। इन सब ट्रेड यूनियनों ने समाजवादी व्यवस्था कायम करने के लक्ष्य को अलग कर दिया और उल्टा समाजवादी विचारधारा के खिलाफ मजदूरों को समझाया। यह षड्यंत्र पूरी दुनिया में चला। साथियों, ये षड्यंत्र मुख्य कारण है समाजवादी व्यवस्था को कमजोर करने का, समाजवादी व्यवस्था को हाशिए पे धकेलने का। ये बात है जिसको अच्छी तरीके से समझने का जरूरत है। इसी विकास क्रम में हमारे देश में भी ऐसी कई ट्रेड यूनियनें बनी जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब साथियों, अलग अलग जो विकास क्रम है, अब 19 से आज़ादी से लेकर के अभी तक का 1991 तक का हम 2-3 चरण में बात करेंगे, क्योंकि ये चरण में अलग अलग तरीके की परिस्थिति रही हैं। तो पहला चरण हम आज़ादी के आसपास से 1991 तक का जो नई आर्थिक नीतियों के पहले का जो परिस्थिति, उस पर हम चर्चा करते हैं। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटक का ट्रेड यूनियन का गठन हुआ था। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटक की स्थापना 3 मई 1947 को हो गई थी। ये अलग अलग ट्रेड यूनियन विचारधारा के हिसाब से बनी, इसलिए आप देखेंगे कि 1947 के आसपास से ही दूसरी ट्रेड यूनियनें बनना शुरू होती हैं। कांग्रेस अपनी ट्रेड यूनियन बनाती है, समाजवादी जो ग्रुप था वो अपनी ट्रेड यूनियन बनाता है, भारतीय मजदूर संघ अपनी ट्रेड यूनियन बनाता है, और भी जो भी राजनीतिक पार्टी थी वो भी अपनी ट्रेड यूनियन बनाते हैं। वामपंथी जो विचार के लोग हैं उनके अंदर भी अलग अलग ग्रुप थे, तो उनकी भी अलग अलग ट्रेड यूनियनें बनती हैं, जिसका डिटेल्स स्क्रीन पे आप इसको पढ़ सकते हैं। इस तरीके से साथियों हमारे देश में अलग अलग तरीके से ट्रेड यूनियनों का विकास हुआ, और इसमें 2 तरीके के ट्रेड यूनियन बने। एक ट्रेड यूनियन ये था जिनका समाजवाद लक्ष्य था, वर्गीय समझ को समझना है। एक ट्रेड यूनियन ऐसी थी जिनका लक्ष्य था समाजवादी व्यवस्था को कायम करना। उनको उस समय लाल झंडा की ट्रेड यूनियन कहते थे, लाल झंडा वाली ट्रेड यूनियन। ये ट्रेड यूनियनें कार्ल मार्क्स के विचारों को से सहमत थी, और उसके विचार उनका जो समाजवादी विचारधारा का घोषणा था उसको लागू या उसको पाने की तरफ जाने की बात करती थी। दूसरी जो ट्रेड यूनियनें बनी थी, जिसमें खासतौर से इंटक जो कांग्रेस ने बनाई थी और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बनाया था, भारतीय मजदूर संघ, ये दोनों ट्रेड यूनियनें समाजवादी व्यवस्था के खिलाफ थी। और भी कई ट्रेड यूनियनें थी, इंडिविजुअल ट्रेड यूनियनें थी जो समाजवादी व्यवस्था के खिलाफ थी। हमारे देश में 2 वर्गीय समझ बिल्कुल इस ट्रेड यूनियन में दिखते हैं। एक ऐसी ट्रेड यूनियन है जो समाजवादी व्यवस्था कायम करने के लक्ष्य के साथ है, दूसरी ऐसी ट्रेड यूनियन है जो समाजवादी व्यवस्था के लक्ष्य के साथ नहीं है, समाजवादी व्यवस्था के कायम करने के साथ नहीं है। ये वो वर्ग है, वो मजदूर है। इससे क्या हुआ, बड़ी संख्या में मजदूर जो अपनी वास्तविक विचारधारा है उससे भटक गया, और इस पूंजीवादी पार्टियों के पीछे जो पूंजीवादी मजदूर ट्रेड यूनियन बनी उसके पीछे उसने चल दिया। इससे मजदूर वर्ग की कुछ मांगे मानी गई होंगी, कुछ थोड़ा बहुत फायदा मिला होगा, मगर बुनियादी जो राजनीतिक वैचारिक समझ थी वो दिमाग से उसके दिमाग से हटा दी गई, उसके दिमाग से काट दी गई। जो कार्ल मार्क्स का दर्शन था उसको जानने नहीं दिया, समाजवाद के लक्ष्य को समझने नहीं दिया। तो इस तरीके से 2 वर्ग ट्रेड यूनियन में हमारे देश में मिलते हैं। अब जो वामपंथी ट्रेड यूनियन लाल झंडा की ट्रेड यूनियन थी, उनने समाजवाद का लक्ष्य रखा था। बाकी यूनियन ने समाजवाद के विचार को छोड़ दिया था या समाजवाद के विचार के खिलाफ थी। इसके अलावा कई उद्योग आधारित यूनियनें पूंजीपतियों ने बनवाई। कई राष्ट्रीय बड़ी ट्रेड यूनियनें बनी। इसमें अधिकतर ट्रेड यूनियनों ने समाजवाद के विचार को छोड़ दिया और केवल अपने निजी फायदे के लिए यूनियनों को सीमित कर लिया। जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि दुनिया स्तर पे हुआ, हमारे देश में भी बहुत विधिवत तरीके से पूंजीपतियों ने और पूंजीवादी सरकार ने और पूंजीवादी पार्टियों ने
इस योजना को योजनाबद्ध तरीके से काम किया, समाजवादी विचार को छोड़ दिया और अपने निजी फायदे तक यूनियनों को, मजदूरों को सीमित कराया, बार बार उनको समझाया। और हमारे मजदूर वर्ग में भी एक बड़ा हिस्सा ऐसा पैदा हो गया जो अपने हितों के लालच में आ गया और अपने लालच के लिए तक ही वो सीमित हो गया और राजनीतिक चेतना को समझने से उसने इनकार कर दिया। कुल मिलाकर भारत का ट्रेड यूनियन आंदोलन वैचारिक और राजनीतिक दिशा में अपने वर्गीय चरित्र से भटक गया। वामपंथी ट्रेड यूनियनों में भी इस वैचारिक लक्ष्य के प्रति वचनबद्धता कमजोर हुई है। जो समाजवाद के लक्ष्य को कायम करने वाली ट्रेड यूनियन है, उनके अंदर भी बहुत सारी कमजोरियां आई हैं। अब क्रांति करके समाजवाद कायम करने का लक्ष्य कमजोर पड़ गया है। बहुत सारी ट्रेड यूनियन है, मजदूर वर्ग का जो कार्ल मार्क्स का दर्शन है, समाजवादी विचारधारा का दर्शन, वो ट्रेड यूनियनों को समझाते नहीं है, ट्रेड यूनियनों को बताते नहीं है, ट्रेड यूनियनों की क्लासों में राजनीतिक चर्चा करते नहीं है। ये बहुत बड़ी कमजोरी है जो वामपंथी ट्रेड यूनियन भी हैं। तबकि ये पूरा एक राजनीतिक प्रोग्राम है जिसको शुरू से आखिरी तक सारे मजदूरों को समझाना चाहिए, वो समझाना पड़ेगा। तभी हम मजदूर वर्ग की क्रांति कर सकते हैं, तभी हम समाजवादी व्यवस्था को कायम कर सकते हैं। जब तक लोगों की चेतना विकसित नहीं होगी, मजदूर वर्ग समाजवादी लक्ष्य के साथ खड़ा नहीं होगा, तब तक इस क्रांति को नहीं किया जा सकता है। इस बात को हमको अच्छी तरीके से समझना है। आजादी के बाद राज सत्ता पूंजीपतियों के हाथ में आ गई, यहां से व्यवस्था बदल गई। दूसरा ये भी ध्यान रखना है साथियों, हमारे जितने भी कानून हैं, ट्रेड यूनियन के कानून 1926 में बना, फैक्ट्री एक्ट 1947 में बना, 48 में बना, जितने भी आज़ादी के पहले सारे ट्रेड यूनियन कानून बने, ये ध्यान रखना बहुत तार्किक बात है हमारे देश के अंदर। अंग्रेजों के समय में ट्रेड यूनियन एक्ट बना, जब अंग्रेज थे, पूरा इतिहास में आपको समझा चुका हूँ। जैसे ही आज़ाद हुआ हमारा देश, और आज़ाद होने के बाद हमारे देश की राजसत्ता पूंजीपतियों के हाथ में आई, तब से क्या हुआ, जो ये श्रमिकों के कानूनी अधिकार हैं, इन अधिकारों को कमजोर करना या खत्म करना, इसके लिए पूंजीपतियों ने विरोध करना शुरू किया। और पूंजीपतियों ने कहा कि ये परमानेंट नौकरी, ये दुनिया भर के जितने आपने श्रम कानून बना दिए हैं, इन सारे श्रम कानूनों को खत्म करो। सरकारों पर दबाव डाला, क्योंकि आज़ादी के तुरंत बाद सारे कानूनों को सरकार खत्म नहीं कर पाई, क्योंकि दबाव था बहुत सारा। और समय ट्रेड यूनियन आंदोलन भी हमारे देश में बहुत मजबूत था। लाल झंडे की यूनियन बहुत ताकतवर थी, ये हमको ध्यान रखना है। लाल झंडे की यूनियन ताकतवर थी, उन्हीं के दबाव में ये सारा चीज, मतलब पूंजीपति या सरकार दबाव में आकर के कानून नहीं बदल पाई, तो बड़े संशोधन वो नहीं कर पाए। मगर आज़ादी के बाद से की सरकारों ने मजदूर के पक्ष में कोई बड़े कानून नहीं बनाए। ये बहुत तार्किक बात है, जिसको समझे कि कोई बताता नहीं इस बात को। आज़ादी के पहले सारे जितने पक्ष के कानून थे वो आज़ादी के पहले बने। आज़ादी के बाद हमारी सरकार ने कोई भी मजदूर के पक्ष का बड़ा कानून कोई नहीं बनाया। इसका मतलब क्या है, पूंजीवादी सरकार का लक्ष्य समझिए। जैसी पूंजीपतियों के हाथ में सत्ता आई, राज सत्ता का चरित्र ही बदल गया। 1971 में ठेका अधिनियम बना, यहां से ये कमजोर करना शुरू हुआ। 1971 में ठेका एक्ट बना, और ठेका एक्ट में उन्होंने क्या किया, स्थायी नौकरी को खत्म किया। ये स्थायी नहीं होंगे, कभी भी भगा सकते हैं। तब की ठेका एक्ट में लिख दिया कि यदि ठेका मजदूर परमानेंट मजदूर के जैसा काम करेगा तो इसको परमानेंट मजदूर के बराबर वेतन, भत्ते, सुविधा मिलना। आज भी ठेका एक्ट में लिखा है, मगर वो ठेका मजदूर उस मांग को उठा नहीं सकता, क्योंकि उसके मालिक को अधिकार दे दिया कि आप इसको कभी भी नौकरी से हटा सकते हैं। यदि वो कहता है कि कानून में लिखा है ठेका मजदूर मालिक से कि हमको परमानेंट के बराबर देना है आपको वेतन, तो कारखाना मालिक कहता है कि कल से तुम ड्यूटी पे मत आना। यानी यहाँ से ब्लैकमेल करना शुरू किया, मजबूर करके जो जो शोषण करने का षड्यंत्र है, श्रम कानूनों को कमजोर करने का जो षड्यंत्र है, 1971 के बाद शुरू हुआ। आप देखते जाएंगे कि पूंजीवादी देशों
में उससे बहुत सारे षड्यंत्र हुए। पूरी दुनिया में समाजवादी आंदोलन कमजोर हुआ। ये ध्यान रखना, पूरी दुनिया में समाजवादी आंदोलन कमजोर हुआ। उस समय एक बहुत बड़ी घटना घटी कि 1990 में सोवियत रूस का विखंडन हो गया। सोवियत रूस क्या था? कार्ल मार्क्स के दर्शन से मेहनत कश वर्ग था, उसने जो पार्टी बनाई थी, उस पार्टी से जो राज सत्ता कायम की गई थी, वो पहला 1917 में क्रांति हुई थी। वो पहला सोवियत रूस, वो पहला देश था जिसमें इस समाजवादी व्यवस्था को कायम किया गया था। रूस जो है समाजवाद का आइकॉन था। तो पूरे दुनिया के पूंजीपतियों ने बहुत सारे षड्यंत्र किया। मैं षड्यंत्रों के बारे में आप चर्चा नहीं करूंगा, लंबी चर्चा हो जाएगी। पूरे दुनिया के पूंजीपतियों ने मिलकर के रूस को खत्म किया। रूस को क्यों खत्म किया? क्योंकि रूस समाजवादी विचार का एक आइकॉन था। तो समाजवादी विचार के आइकॉन को खत्म किया। जैसे ही रूस को खत्म हुआ, रूस का विखंडन हुआ, वैसे ही पूंजीपति वर्ग को ऑक्सीजन मिली और पूंजीपति वर्ग ने घोषणा कर दी कि अब दुनिया में समाजवाद जैसी कोई विचारधारा नहीं बची। कार्ल मार्क्स का दर्शन खत्म हो गया है। मजदूर वर्ग की क्रांति का कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसा करके पूरे दुनिया के देशों में उन्होंने कहा है पूंजीवाद ही अंतिम सत्य है, पूंजीवादी व्यवस्था ही अंतिम है, यही व्यवस्था ही सबका विकास करेगी, यही व्यवस्था दुनिया का निर्माण करेगी। ऐसा करके 1990 में पूंजीवादी देशों ने ये प्रचार प्रसार किया। इससे क्या हुआ कि जो मेहनतकश वर्ग की ताकत थी, समाजवाद विचारधारा की जो ताकत थी, उसको धक्का लगा। अब पूंजीवादी जो ताकत थी विचार, वो मजबूत हुई। दुनिया के पूंजीपतियों ने घोषणा कर दी कि समाजवाद जैसा कोई विचार नहीं है, सब खत्म हो गया। अब समाजवादी क्रांति का डर पूंजीपतियों को खत्म हो गया। अब यहाँ क्या होगा ये समझना है कि देखो, एक विकास क्रम है कि जहाँ कुछ नहीं था, फिर मार्क्स का दर्शन आया, दुनिया में यूनियनें बनी, लड़ाई लड़ी, दुनिया का हासिल किया, ट्रेड यूनियनें बनाई, सब कुछ अधिकार हासिल किए, परमानेंट नौकरी का हासिल किया, सामाजिक सुरक्षाएं हासिल की, पैसा मिलना शुरू हुआ, वेतन मिलना शुरू हुआ, उस गुलामी से बाहर निकले। 8 घंटे का काम आया, वेतन आया, हमने सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार हासिल किया, एग्रीमेंट होने लगा, परमानेंटों की तनख्वाह अच्छी बढ़ने लगी, ये सारा हमने हासिल किया। मगर जैसे ही वो समाजवादी विचारधारा कमजोर हुई, खत्म हुई, यहाँ से फिर एक नया स्वरूप पूंजीपतियों ने लिया और फिर ये तय किया कि दुनिया में जो 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 अवधारणा पैदा की थी, जो जो मतलब सामाजिक व्यवस्था के रूप जो भी सुविधाएं दी थी, जिस तरीके से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो पैदा की थी, उस कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को खत्म करने की घोषणा कर दी। जो परमानेंट नौकरियां दी थी, जो हड़ताल के अधिकार दिए थे, जो बड़ा हुआ अच्छा वेतन मिले, सुरक्षा मिले, सामान, उनको सबको खत्म करने की घोषणा शुरू कर दी। किसने? पूंजीवादी व्यवस्था ने। अब देखो कैसे हमने लिया और कैसे हमसे अब छीनने का काम शुरू होता है। अब यहां से मजदूर वर्ग जो है पूंजीवादी व्यवस्था के साथ हो गया। मजदूर वर्ग जो है क्रांति के लक्ष्य से दूर हो गया। तो अब आगे क्या हुआ कि दुनिया के पूंजीपतियों ने एक नई व्यवस्था को जन्म दिया, जिसमें उन्होंने कहा ये नई आर्थिक नीतियां हैं जो 1990-91 में लेके आए, जिसमें उन्होंने कहा, जो एडम स्मिथ ने कहा था, खुली बाजार अर्थव्यवस्था, खुला बाजार, मुक्त बाजार, खुली अर्थव्यवस्था, सब कुछ पूंजीपतियों के कंट्रोल में। इस व्यवस्था को लागू करने का तकनीकी पूंजीपतियों ने नई आर्थिक नीतियों के नाम से दुनिया के ऊपर थोपा। अब क्या कहा इन्होंने? खुली अर्थव्यवस्था, जिसका नाम दिया भूमंडलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण के नाम से इस नई आर्थिक नीतियों को लेकर आए। भूमंडलीकरण में उन्होंने कहा पूरा दुनिया एक बाजार है। उदारीकरण में कहा जितने भी टैरिफ हैं, जितने भी सुरक्षा के लिए जो देश, तीसरे देश, गरीब देश अपने लगा के रखे हैं, वो सब तोड़ो, आप सब खत्म करो। दुनिया के पूंजीपति पूरे हर देश में जाएंगे, उनके लिए रास्ता खोलो, और जितना आपके पास सरकारी संपत्ति है उसका निजीकरण करो, मतलब वो सारे देसी विदेशी पूंजीपतियों के हवाले करो।
ऐसा करके पूंजीपतियों ने क्या किया, ये टारगेट किया कि अब हम देश की अर्थव्यवस्था पे, संपत्ति पे कब्जा करेंगे। जब दुनिया की अर्थव्यवस्था पे, संपत्ति पे पूंजीपति कब्जा कर लेंगे तो फाइनली वही शासक होंगे, उनको पलटना असंभव होगा। तो पूंजीपतियों ने बहुत सारे देशों में, दुनिया में पूंजीपतियों की जो सरकारें थीं, उनके माध्यम से ये भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों को दुनिया के ऊपर थोपा। हमारे देश के अंदर भी 1990-91 में इन नीतियों को हमारी देश की सरकार ने स्वीकार किया। उस समय मनमोहन सिंह मंत्री थे, और उसके बाद से फिर हमारे देश के अंदर ये नई आर्थिक नीतियों को लागू किया गया। अब 1991 के बाद से आगे की विकास क्रम की चर्चा हम करते हैं। अब इसमें हमने जो समझाया है ट्रेड यूनियनों के बारे में, ट्रेड यूनियनों के बारे में एक समझ और समझनी है। अब समझ स्पष्ट हो जाएगी। जैसे मैंने समझाया वर्गीय चरित्र आप समझ गए होंगे। ट्रेड यूनियनों की दो तरीके की चेतना होती है। एक चेतना होती है जिसको बोलते हैं वर्ग सहयोग की चेतना, दूसरी चेतना होती है वर्ग संघर्ष की चेतना। वर्ग सहयोग की चेतना का मतलब होता है कि ऐसी ट्रेड यूनियन है जो वर्तमान राजसत्ता के अंदर, इसी राजसत्ता जो पूंजीवादी व्यवस्था है, इसी राजसत्ता के अंदर कुछ थोड़ा बहुत हासिल करके, जैसे वेतन समझौते हैं, रोजाना की समस्याओं का समाधान करा सकते हैं, इसलिए यूनियन राजसत्ता के विपरीत नहीं जाती। यही ट्रेड यूनियन का काम है बोल के इस तरीके की ट्रेड यूनियन होती हैं, इनको वर्ग सहयोग की ट्रेड यूनियन बोलते हैं। ये राजसत्ता के खिलाफ नहीं जाती हैं, राजसत्ता के विपरीत नहीं जाती हैं, पूंजीपतियों के खिलाफ नहीं जाती हैं, मजदूरों के दिमाग से समाजवादी व्यवस्था या क्रांति के स्वरूप को उनके दिमाग में नहीं डालने देती हैं। मतलब ये इसी व्यवस्था के अंदर से एक रास्ता निकालना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, इसी सरकार को समर्थन करते हैं। इस तरीके की जो ट्रेड यूनियन है, उन ट्रेड यूनियन को बोलते हैं वर्ग सहयोग की चेतना की ट्रेड यूनियन। हमारे देश के अंदर इस तरीके की जो ट्रेड यूनियन है, उन ट्रेड यूनियनों में आप मुख्य रूप से दो जो बड़ी ट्रेड यूनियन है, जिसमें एक एटक है जो कांग्रेस की ट्रेड यूनियन है, एटक नहीं इंटक है, सॉरी इंटक है जो कांग्रेस की ट्रेड यूनियन है। दूसरा जो बीएमएस है, जो भारतीय मजदूर संघ, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बनाई है, वो ट्रेड, ये दोनों ट्रेड यूनियन है मुख्य रूप से वर्ग सहयोग की चेतना वाली ट्रेड यूनियन है। उसके अलावा और भी, जैसे अभी केजरीवाल ने की ट्रेड यूनियन बनाई है, और भी बहुत सारी जो पूंजीवादी पार्टियां हैं, सबने ट्रेड यूनियनें बनाई हैं। वो सारी ट्रेड यूनियनें वर्ग सहयोग की चेतना वाली ट्रेड यूनियन है, जो उसी राजसत्ता के अंदर, इसलिए उनकी ट्रेड यूनियनों के नेता इसी पूंजीवादी राजसत्ता के नेताओं को चुनने के लिए अभियान चलाते हैं, मजदूर को समझाते हैं, मजदूर के अंदर वर्ग संघर्ष की चेतना को विकसित नहीं होने देते हैं। इस तरीके की ट्रेड यूनियन को बोलते हैं वर्ग सहयोग की चेतना वाली ट्रेड यूनियन है। दूसरी है वर्ग संघर्ष की चेतना। ये यूनियनें कहती है वर्ग संघर्ष के बिना बदलाव नहीं होता। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसका है? कार्ल मार्क्स की दर्शन की थ्योरी का सिद्धांत है। इतिहास में जितने भी परिवर्तन हुए उसका कारण वर्ग संघर्ष ही है, जो हमने पहले वीडियो में आपको समझाया। दो वर्ग थे, दोनों वर्गों के बीच में संघर्ष हुए, फिर नई व्यवस्था का जन्म हुआ। फिर दो वर्ग पैदा हुए, फिर दोनों के संघर्ष हुए, फिर नई व्यवस्था का जन्म हुआ। तो वर्ग संघर्ष से ही नई व्यवस्था का जन्म होता है। संघर्ष से राहत मिलेगी, मगर स्थायी मुक्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक सर्वारा वर्ग की राजसत्ता कायम नहीं होगी। मतलब जो ये, जब तक ये राजसत्ता कायम नहीं होगी और इस व्यवस्था को नहीं पलटेंगे, जब तक बेसिक बुनियादी बदलाव नहीं आ सकता है। तो ये सत्ता वर्ग संघर्ष के रास्ते से ही बदलता है। ये सत्ता वर्ग संघर्ष के रास्ते से ही बदलेगी। राजसत्ता, यूनियन की कार्यप्रणाली जनवादी होगी। इस तरीके की जो ट्रेड यूनियन है उनको बोलते हैं वर्ग संघर्ष की चेतना की ट्रेड यूनियन। ऐसी ट्रेड यूनियन क्या समझाती है मजदूरों को कि वो राजसत्ता को बदलना चाहती है। यूनियनों को संघर्षों से राजसत्ता नहीं बदल सकती है, बदली जाती है। इसलिए ये यूनियनें क्या करती हैं? यूनियनों के मुद्दों के पर संघर्ष करते हुए मजदूरों की चेतना को राजनीतिक रूप से तैयार करेंगे। राजनीतिक रूप से चेतन मजदूर सर्वारा वर्ग की राजनीतिक पार्टी का निर्माण करेंगे।
और यही राजनीतिक पार्टी क्रांति करके सर्वहारा वर्ग की राजसत्ता कायम करेगी। ये ट्रेड यूनियन है, इस लक्ष्य के साथ काम करती है। तो ट्रेड यूनियन तो कोई राजसत्ता कायम कर नहीं सकती है। इसलिए ट्रेड यूनियनों के अंदर संघर्ष के साथ ये ट्रेड यूनियन है समाजवाद का लक्ष्य लेकर अपने साथ में चलती हैं। और जो ट्रेड यूनियन के मजदूर हैं, नेतृत्व में मजदूर की चेतना को विकसित करते हैं और उसको पार्टी, राजनीतिक पार्टी का निर्माण करते हैं और समाजवादी व्यवस्था को कायम करने की कोशिश करते हैं। इंटक और बीएमएस घोषित रूप से वर्ग सहयोग की विचारधारा पर चलती है, इसलिए पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करते हैं और श्रमिकों के अंदर पूंजीवादी राजनीतिक चेतना डालते हैं। भारतीय मजदूर संघ पूंजीवादी व्यवस्था के साथ हिंदू राष्ट्र कायम करने की चेतना श्रमिकों के दिमाग में डालता है। तो ये दो तरीके हैं कि यूनियन है जिसको हमको अच्छी तरीके से समझना है। और मजदूर वर्ग को हमेशा जो समाजवाद कायम करने वाली ट्रेड यूनियन है, वर्ग संघर्ष करने वाली ट्रेड यूनियन है, उनके साथ ही खड़ा होना चाहिए, क्योंकि मजदूर की जिंदगी का बुनियादी बदलाव व्यवस्था परिवर्तन के बिना नहीं हो सकता। मैंने पहले वीडियो में आपको समझाया है। इसलिए व्यवस्था बदलना है तो हमको समाजवादी विचार की जो ट्रेड यूनियन है उनकी विचारधारा को समझने के लिए, उसी विचारधारा पर चलने के लिए उन ट्रेड यूनियनों के साथ हमको चलना पड़ेगा। तो ये साथियों मैंने एक हिस्सा समझा दिया। अब 1991 के बाद की जो आर्थिक नीतियां हैं उसमें क्या परिस्थिति आगे बदली है, उसके बारे में हम चर्चा अब आगे अगले वीडियो में साथियों करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे अपील करते हैं कि आपने अगर पहला वाला वीडियो नहीं सुना हो तो उस वीडियो को ज़रूर सुन लें, क्योंकि उस वीडियो को सुनने के बाद ही आपको ये दूसरा वीडियो समझ में आएगा। और इसके बाद एक वीडियो और रिकॉर्ड होगा, अगला जो वीडियो होगा उस वीडियो को ज़रूर सुनें। ये पूरा प्रोग्राम 3 वीडियो के अंदर होगा, तभी आप इस पूरे विचारधारा को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो साथियों इस वीडियो को अब मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। और एक हमारी किताब भी है जिसका मैंने जिक्र पहले वीडियो में किया है कि किताब है ट्रेड यूनियन आंदोलन। उस किताब को भी पढ़ सकते हैं जिसमें बहुत ही विस्तार से सारी जानकारी दी हुई है, जिसको आप बार बार पढ़ करके समझ सकते हैं और इन वीडियो को भी आप बार बार सुन सकते हो। तो अब इस वीडियो को साथी यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आप पहला वीडियो ज़रूर सुनें और इसके साथ में आप आगे का वीडियो भी ज़रूर सुनें। मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।